ओके, तो अभी सही टाइम आ गया है कि भाई इसके क्या क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेज है वो देखने का। तो आज का टाइम ऐसा है कि नाउ आपको मालूम है पीएलसी क्या है, आपको मालूम है कि व्हाट इज़ फंडामेंटल ऑफ ऑटोमेशन, कौन से टाइप ऑफ पीएलसी अवेलेबल है मार्केट में, कि भी थोड़े थोड़े मेक्स भी मालूम है आपको, जैसे कि मैंने बताया कि एलन ब्रिडली, सीमेंस, ओमरॉन करके, बाकी के बताऊंगा। तो ये सारे टाइप्स भी आपको मालूम है, रिले कैसे ऑपरेट करता है, सारी चीज़ें मालूम है। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, ये परफेक्ट टाइम मुझे लग रहा है कि आप मुझे बताएं कि क्या क्या एडवांटेजेस है पीएलसी के। तो पहला एडवांटेज है कि वेरी रिलायबल कैसे कि भाई जैसे ही हम इसके अंदर टाइम वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से वो एक्चुएट करता है, जो भी इनपुट कंडीशन रहता है उस हिसाब से ऑपरेट करता है। देयर इज नो लिमिटेशन बिकॉज मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं है, इसके अंदर सॉलिड स्टेट ऑपरेशन हो रहा है, मतलब आवाज़ भी नहीं आती है और वर्क डन भी हो जाता है। मैकेनिकल में कॉन्टेक्स्ट मेकिंग ब्रेकिंग के आवाज़ आता है एंड दैट विल बिकम अ नॉइज व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेज इन यूज, मतलब जो रिले हम कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो एक टाइम के बाद वो नॉइजी हो जाते हैं कि भाई मल्टीपल ऑपरेशन हो ही जा रहे हैं ऐसा। तो रिलायबल है, वेरी रिलायबल है कि भाई जो ही मतलब प्रोग्राम उसके अंदर सेट किया उस हिसाब से परफेक्ट एक्जीक्यूट करेगा, तो ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा प्रेसिजन पे ये काम करता है। देन स्मॉल इन फिजिकल साइज, मतलब मॉड्यूल वाइज अवेलेबल है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सप्लाई में अगर ऐसा है कि भाई इतने एम्पियर की मोटर यूज़ करनी है तो ये साइज़ का पीएलसी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। मतलब पीएलसी का स्मॉल साइज होने का रीज़न ये है कि भाई उसको जो प्रोसेसर मार्केट में कंप्यूटर मिलते हैं उसको छोटा बना दिया है, स्पेसिफिक कंप्यूटर यूज फॉर द कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि कंट्रोल सर्किट जो रिले के अंदर हम देखते थे भाई इसकी कंट्रोल सर्किट है, उस हिसाब से ही उसकी सर्किट बनाई है। ज़्यादा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी खाली आउटपुट मॉड्यूल में ही रहेगी कि भाई आउटपुट मॉड्यूल जो उसकी इतनी करंट कैपेसिटी अगर होनी चाहिए, अगर उसमें से करंट होके पावर सर्किट में जा रहा है तो फिर वो मॉड्यूल की पर्टिकुलर करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। सो दैट वी आर डूइंग, तो वहाँ पे आएगा। तो पीएलसी तक वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो छोटा साइज रहता है उसका, दैट इज द रीजन। देन सिंपल मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, मतलब मेंटेनेंस एकदम सिंपल है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसा हुआ कि बिकॉज ऑफ सम फ्लक्चुएशन और सम फॉल्टी कंडीशन कोई एक मॉड्यूल में इश्यू आए, इनपुट मॉड्यूल में इश्यू आ गया, तो वहाँ पे हम देखते हैं भाई कौन सा इश्यू है, तो वहाँ पे लिखे हुए यहाँ ब्लैकआउट हो गया है यार, यहाँ पे इश्यू लग रहा है, तो वो पर्टिकुलर स्लॉट यू कैन रिप्लेस। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा मॉड्यूल, कई बार तो ऐसा होता है कि मॉड्यूल रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पर्टिकुलर स्लॉट अगर हम सर्विस करवा दे उसको रिप्लेस कर दे तो वही हो सकता है। या फिर वर्स्ट कंडीशन में ऐसा है कि वो मॉड्यूल ही खाली रिप्लेस करवा दे, पूरी पीएलसी का खर्चा नहीं हो। वेरएज आप कोई और कंडीशन के अंदर रिले वगैरह में कहीं पे देखो तो पूरा रिले फेल जाता है, उसके अंदर उसका सर्विस कभी नहीं होता है, वो सीधा यूज एंड थ्रो कंसेप्ट पे ही काम चलता है। ट्रबल शूटिंग मतलब क्या है कि भाई ये पीएलसी का जो लॉजिक हमने सेट किया है तो उसके अंदर क्या होगा, तो आप देखो तो बाकी सब में कंपेयर करोगे, इसके अंदर ये है कि पीएलसी के कोडिंग में आप देख लोगे कि भाई कौन से स्टेप में एग्जीक्यूशन में इश्यू आ रहा है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर ही बताता है हमें कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ से करंट नहीं जा रहा है। तो वो पर्टिकुलर रेल में जब हम कोडिंग वगैरह करेंगे वहाँ पे ट्रबल शूटिंग भी हमें सीख लेंगे। तो ट्रबल शूटिंग भी कंपैरेटिवली इजी है, उसके अंदर ऐसा कुछ फिजिकल ट्रेसिंग करना भी, वो करंट का भी ध्यान रखना नहीं होता कि भाई उसके अंदर जाके हम वायर केबल ट्रेस करें, तो वी नीड टू वियर अ ग्लोव्स, वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस के प्रिकॉशंस रखने हैं कि कहीं पे अपना हाथ ऐसा लगना जाए ऐसा करके, यहाँ पे करंट ज़्यादा है तो ऐसा। कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जब लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको सोचते हैं तो इनिशियल कॉस्ट इसका थोड़ा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो पेबैक होता है, रिटर्न जो हमें मिलता है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम है, रूटीन मेंटेनेंस इतना नहीं है, उसका कुछ रिकरिंग नहीं आता है। समझो आप कि भाई ये बिगड़ा तो पूरा इसको रिप्लेस ही करना है, कुछ फॉल्ट है तो बनना है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई टाइमर इसके अंदर ऐड करना है या फिर काउंटर ऐड करना है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा एडिशनल मॉड्यूल लगाना है, जस्ट यू नीड टू स्क्रिप्ट इट, मतलब आपको कोडिंग ही, आपका प्रोग्रामिंग ही थोड़ा मोल्ड करना है, ऐसा है। दैट इज वाई इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। देन लिमिटेड एंड सिंपल वायरिंग इज़ वेरी लिमिटेड एंड वेरी सिंपल। आप पीएलसी को देखोगे आपको समझ में आएगा, वैसे देख के यहाँ पे लिखा है पावर मॉड्यूल, ओके पावर मॉड्यूल है, मतलब इसके अंदर सप्लाई लगाना है, चाहे एसी हो डीसी हो। फिर उसके अंदर देखिए कंट्रोल मॉड्यूल, मतलब इसके अंदर कंट्रोल प्रोसेस है, जो आपका पूरा लॉजिक इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर में से हार्डवेयर जो बोलते हैं उसमें जाएगा और पूरा कोड उसके अंदर डम होगा। देन नेक्स्ट आप देखोगे इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और मल्टीपल ऑफ दैट, राइट। तो वहाँ पे वेरी लिमिटेड है कि भाई ये वायर यहाँ से जा रहा है और आपको जहाँ पे लगाना है तो वहाँ पे टैग नेम्स है, वहाँ से लेके जो भी
ड्राइव में, या फिर जो भी मोटर को आपको सप्लाई देना है तो उस हिसाब से आप सीधा दे सकते हो। तो वेरी सिंपल है। उसके नंबर ऑफ केबल जो कनेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो पीएलसी और पीएलसी से एक्चुएटर, मतलब जो मशीन या फिर जो भी लोड हम लगाएंगे वहाँ तक के जो कनेक्शन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। फिर आगे आपका जो एक्चुअली स्केल ऑफ प्लांट है या फिर जो आप ऑटोमेशन करने हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज वाई दिस थिंग इज वेरी लिमिटेड। Then fast response, very fast response. There is no delay because of electromagnetic induction. There is no delay because of mechanical switching. There is no delay because of कि भाई मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ किए, मल्टीपल काउंटर यूज़ किए, मल्टीपल टाइमर यूज़ किए, तो एक का दूसरे पे डिपेंडेंट स्टेटस है, तो भाई ये स्टेट होगा तो इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसा करके वो पूरा मिली माइक्रो सेकेंड्स लेते हैं, फिर वो फाइनल आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो सीधा 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रिस्पॉन्ड करता है। देन रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी, मतलब इसके अंदर ऐसा है कि भाई यूजिंग स्काडा, स्काडा इज व्हाट, सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन, राइट। तो सुपरवाइज करता है, कंट्रोल भी करता है, डेटा एक्वायर करता है पूरा। तो स्काडा करके एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, तो जिसके अंदर पीएलसी का पूरा डेटा उसके अंदर ले सकते हैं, और वहाँ पे वी कैन क्रिएट अ चार्ट कि भाई ये पूरा अपना शेमेटिक है जो एक्चुअली प्लांट हमारा ऑपरेट कर रहा है ऑटोमेशन, तो पूरा उसके अंदर डेवलप करेंगे। और सारे पैरामीटर जो पीएलसी से हम कंट्रोल करते हैं वही सारी चीज़ें वहाँ पे हम स्टेटस देख सकते हैं, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, एंड देयर वी कैन हैव द डेटा रिकॉर्डिंग। सो वहाँ पे डेटा भी हम रिकॉर्ड करते हो, हम देख भी सकते हैं भाई कितना है, हाँ, कि भाई वो वाला फैन चालू है, अंदर कंप्रेसर चालू है कि नहीं, वो ये वाला कन्वेयर बेल्ट वर्क कर रहा है, वहाँ पे बॉटल्स आ रही कि नहीं, कितनी बॉटल आगे गई, कितना फ्लूइड नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, वो टैंक के अंदर कितना फ्लूइड अभी अवेलेबल है, कितने वैकेंट है, कितना स्पेयर अवेलेबल है, क्या जो भी आपके अंदर पैरामीटर सेट करके हिस्टोरिकल डेटा देखना है, अभी 1 साल के पहले कौन सा फॉल्ट आया था, आज के दिन में कितने ट्रिप्स आए हैं, कौन सा ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर डेटा एक्विजिशन, दैट वी कैन हैव द एनालिसिस। तो एनालिसिस अगर हमें कहीं से भी मिलता है तो अच्छा है, तो वो रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी मतलब पीएलसी को यूज़ करके उसका डेटा रिमोटली हैंडल कर सकता है। मतलब यहाँ से बैठ के मैं अहमदाबाद से बैठ के दिल्ली के अंदर मेरा प्लांट है, तो यहाँ पे स्काडा की हेल्प से वो प्लेटफॉर्म से मैं पूरा सेट कर सकता हूँ कि भाई नेक्स्ट 1 घंटे के बाद या फिर नेक्स्ट साइकिल जो भी फिलिंग करनी है वो ये फ्लूइड की नहीं, ये फ्लूइड की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट इज फॉर द बेवरेज। यस, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक तो एकदम ऐसी बात है कि भाई कोई भी फ्लेक्सिबल है, मतलब जैसे भी कोडिंग करना है, जो भी डिवाइसेस आपको ऑपरेट करवाना है, कोई भी कंडीशन में करवाना है, एकदम फ्लेक्सिबल है, कैपेबल, रोबस्ट। दैन इंटरनल लॉजिक एंड ऑपरेशनल फंक्शन। इंटरनल लॉजिक ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, मोर फ्लेक्सिबल क्यों है, फास्ट रिस्पॉन्डिंग क्यों है, लिमिटेड एंड सिंपल वायरिंग क्यों है, बिकॉज इट हैज़ ए इंटरनल लॉजिक ऑफ रिलेज, यू कैन मेक द रिले इंटरनल यूजिंग द कोडिंग प्रोग्रामिंग, दैट आई विल टीच यू। आपको समय आने पे वो पढ़ाऊंगा मैं। देन हम ये भी कर सकते हैं कि भाई काउंटर भी बना सकते हैं, टाइमर भी बना सकते हो। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड इंटरनल लॉजिक सिस्टम, तो वहाँ पे एडिशनल कॉस्ट कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होती है, सारी चीज़ें ऐड ऑन करने के टाइम पे भी। मतलब आज ऐसा है कि भाई पीएलसी है तो एडवांटेज क्या है भाई बताओ, कि भाई एक प्लांट हम रन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम और इश्यू हमको ये वाला जो मैकेनिज्म बनाया है तो वो चेंज करके अलग बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी हार्ड वाला लॉजिक आपने यूज़ किया तो क्या करना पड़ेगा, अरे यार ये तो इसके लिए यूज़ किया है, अभी तो नया कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, पीएलसी आपने यूज़ किया है तो पीएलसी यू कैन रिकोड। द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ पीएलसी इज यू कैन रिकोड। रिकोड मतलब क्या है कि आज आपने वही पीएलसी के अंदर ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग या फिर डिस्पैच मैकेनिज्म वाला कंसेप्ट प्रोग्राम लोड किया हुआ है, तो फ्यूचर के अंदर आपको ड्रोन का या फिर कोई केमिकल चैम्बर प्रेशर कंट्रोल या फिर कुछ भी ऑटोमेशन कोडिंग लॉजिक कुछ भी आपको चेंज करके उसको नया करना है, अपडेट करना है, जो भी करना है यू कैन डू, दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। यस, सो दिस इज द अल्टीमेट एडवांटेज कि देयर यू नीड नॉट टू रिप्लेस द मॉड्यूल। आपको पीएलसी का इनिशियली आपने ला दिया, समझो कि आपने खर्चा किया पूरा मीडियम से लेके लार्ज स्केल आपको प्लांट बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पीएलसी आपको वो बेकार हो गया आपका, ऐसा नहीं है। आपको अगर ज़्यादा प्रोसेस एक्सटेंड करनी है यू कैन ऐड ऑन मॉड्यूल्स, ऐड ऑन कर सकते हो पीएलसी और ऐड ऑन कर सकते हो, जितनी एडिशनल कैपेसिटी उतना कॉस्ट आपका कम होगा। और जो पुराना लॉजिक
प्रोग्राम था जो आप अभी नहीं करने वाले हो, नया कुछ ही आपका बिजनेस मॉडल हो गया है, तो आप जो भी इंप्लीमेंट करने हो उसके अंदर भी कर सकते हो. यस, सो दिस इज हाउ इट इज वेरी बेनिफिशियल. These are the advantages. But you know what? There is a one disadvantage. Main disadvantage PLC का क्या होगा? तो मेन डिसएडवांटेज PLC का है कि भाई प्रोप्राइटरी बेसिस है ये. मतलब आप एक एग्जांपल बताओ कि एलन ब्रेडली या ABB कंपनी का आप मॉड्यूल यूज़ करते आए हो और आपको कई बार ऐसा होगा कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न यू डोंट वांट टू make expense for this time, then you cannot go for lower cost company कि भाई XYZ कंपनी करके है, उसका मॉडल ये आउटपुट वाला या फिर ये वाला इनपुट सेंसर्स वाले वो थोड़ा चीपर आता है, तो वहाँ पे यू कैन नॉट डायरेक्टली रिप्लेस. आपको वही कंपनी के मॉड्यूल लाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें स्टार्टिंग पावर मॉड्यूल अगर एड ऑन करना है, आपको रिप्लेस करना है तो उसका ही लाना पड़ेगा. कम्युनिकेशन में भी उसका ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा, कंपेटिबल ही नहीं होगा. आईओज में भी सेम ही चीज़ लागू पड़ेगी. तो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज. एंड आई बिलीव कि ये चीज़ डिसएडवांटेज नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है कि भाई कंपेटिबिलिटी पे है. आप तो ये सोचो कि भाई कैसा होता है कि मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल में भी ऐसा ही होता है कि भाई जिसका चार्जर जहाँ पे लगे तो बेटर बैटरी लाइफ हो जाती है. कई बार ऐसा होता है कि भाई चार्जिंग होता है कई बार, लेकिन क्या होता है कि जो इंटरनल वहाँ पे प्रॉब्लम जो होंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेक कंपेटिबिलिटी के, तो इनिशियली हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन विद टाइम अगर दिखे, कहीं सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं कि वो बता देता है कि भाई दिस इज़ नॉट कंपेटिबल. यस, मोबाइल की बात कर रहा हूँ एक एग्जांपल समझने के लिए, दैट कि भाई एनालॉजी क्या है हम समझ पाए, इसीलिए मैंने बताया मोबाइल. तो इसके अंदर भी ऐसा होता है कि भाई बेस्ट रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी वही पेस पे आपको काम करना है, वही मेक चाहिए. तो दोस्तों ये हुए सेकेंड यूनिट का एंड, और ये यूनिट में हमने अपनी बिगिनर स्किल इंप्रूव कर दी है कि भाई क्या बेसिकली हमने इसके अंदर देखा. तो लेट्स डिस्कस कि इसके अंदर हमने देखा कि कैसे बेसिक प्रोग्राम होता है, क्या प्लेटफॉर्म होता है और उसके अंदर कैसे इंस्ट्रक्शंस डाली जाती है. उसके साथ साथ हमने देखा कि भाई फंडामेंटल गेट्स कितने होते हैं, उसके लॉजिक क्या है, हमने ट्रूथ टेबल देखा. वो सेम ट्रूथ टेबल यूज़ करके हमने लॉजिक इंस्ट्रक्शंस यूज़ करके पूरा लॉजिक परफॉर्म किया, उसका आउटपुट हमने वैलिडेट किया और अपनी स्टार्ट इन जो भी अपनी जो फंडामेंटल स्किल होती है, जो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो डेवलप करनी पड़ती है प्लेटफॉर्म के अंदर, जो हैंड्स ऑन होना चाहिए, वो चीज़ हमने डेवलप कर दी है. तो हमने देखा कि भाई बेसिक लॉजिक, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, तो ये सारे गेट्स क्या होते हैं और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है. नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि भाई जब एडवांस लॉजिक लगाना है कोई भी प्रोग्राम के अंदर, तो उसके अंदर थोड़ा इंटरलॉकिंग, थोड़ा लैचिंग करना जरूरी है. तो वो चीज़ हम देखेंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे ताकि मूविंग फॉरवर्ड कोई भी प्रोग्राम हम करें उसके अंदर ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हम डालें, ताकि करके कुछ भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स या फिर कोई भी जटिल सा लॉजिक हमें डेवलप करना है तो हमें कहीं पे भी वो चीज़ छूट ना जाए और उससे कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर्स रह ना जाए. तो एरर्स इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम नेक्स्ट सेशन के अंदर वो कवर करेंगे. तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग दिस यूनिट 2. ओके, तो दोस्तों हमने ये पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी, तो मैं बताता हूँ आपको. हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ PLC से. हमने देखा कि भाई अभी हार्डवायर लॉजिक रिले कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या खामियां है, क्या डिसएडवांटेज है. PLC जो कंसेप्ट है वो कैसे बेनिफिट हमें करेगा और कैसे उसको यूटिलाइज करा जाता है. तो हमने फंडामेंटली देखा कि PLC आर्किटेक्चर क्या है, PLC एंड रिले के बीच में क्या कंपैरिजन, क्या डिफरेंस है, एंड हमने देखे पूरे एडवांटेजेस. तो थियोरेटिकल ये पूरा मॉड्यूल रहा कि उसके अंदर हमने फंडामेंटल जो थे हमने शार्प किए कि भाई क्या PLC बेसिकली क्या है, क्या रिले था, और उससे हमें मालूम चलेगा और आगे बढ़ने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलेगा. हमारा एक नॉलेज जो हिस्टोरिकल आइडिया हमें चाहिए वो अपना क्लियर रहेगा कि भाई ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं और पहले क्या था. तो जब आप बन रहे हो कंसल्टेंट, जब आप बन रहे हो इंजीनियर ऑटोमेशन डोमेन के अंदर, तो आपका ये एकदम क्लियर रहेगा कि इसके ये बेनिफिट्स है और इसके अंदर ये है. तो ये करने से आपको बहुत ही क्लैरिटी आती है कि भाई क्यों ऑटोमेशन है, और ऑटोमेशन करने से अदर जो फिजिकल सर्किट बेस्ड कंसेप्ट लॉजिक जो भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस, और जब हम बड़ी स्केल के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितने फ़ायदे होते हैं. राइट, सो ये था IVR फॉर मॉड्यूल 2, इंट्रोडक्शन टू PLC. अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड एनी टॉपिक, एनी पॉइंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट
forums.learn1.com। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट करूँगा। विल हैव अ बेटर डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन दैट।